Chivas Junction। नमस्कार। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले इस बेहद खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में हैं और इस समय ब्रिटिश समय के हिसाब से 1:10 हुए हैं। आज रविवार है और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया एक ऐसे समाज, एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर डॉक्टर बनना भी एक ड्रीम होता है, हवाई जहाज़ पर चढ़ना भी एक ड्रीम होता है और विदेश जाना भी एक सपना होता है। जहां पर बच्चे बचपन में पंडित जी से हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमरा हाथ के रेखा में विदेश गई लिखल बा कि ना, हवाई जहाज़ पर चढ़ल लिखल बा कि ना। लेकिन आज ये इस बर्मिंघम में लगभग 21 साल से हैं और अपना एक न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। तो इसलिए ये ज़रूरी जान पड़ा कि इनकी कहानी मैं आपके साथ साझा करूं। डॉक्टर साहब, इस मुकाम पर आकर आप यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में हैं, बर्मिंघम में हैं, जहाँ पर आना यही सपना होता है। आप तो आकर बस गए हैं यहाँ पर और ये मुकाम आपने हासिल किया है। जब पीछे पलट के देखते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए मनोज जी, आदमी में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है। आदमी सोचता है कि आगे क्या करेगा। जैसा कि आपने बताया कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड जो था ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। घर में मैं पहला डॉक्टर हूँ। मेरे परिवार के सारे लोग पुलिस में थे। मेरे फादर पुलिस में, मेरे बड़े बड़े अंकल पुलिस में, सारे लोग पुलिस में थे। लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो माँ की इच्छा रखने के लिए मैंने डॉक्टर में एडमिशन लिया और डॉक्टरी करने के बाद फिर मुझे ये लगा कि सिर्फ डॉक्टरी आप MBBS करके रह जाए तो वो उचित नहीं है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने MS किया वहाँ पटना PMCH से। और उसके बाद से मुझे ये लगा कि यहीं पर जाके अंत नहीं चाहिए होना। FRCS करने की इच्छा थी। तो फिर मैं FRCS करने यहाँ आया और मेरी शादी मेरी पत्नी जो है वो भी पेशे से डॉक्टर है। तो हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग दोनों आदमी चलते हैं इंग्लैंड। वो ऑप्स गायनी में थी और मैं सर्जरी में। तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। तो मैंने FRCS किया, मेरी पत्नी ने MRCOG की। ये कब की बात है जब आप लोग यहाँ पर FRCS करने आए? ये बात है 1995 की। 1995 में मैं पहले आया। और जहाँ तक FRCS का प्रश्न है, ये 2 भाग में होता है। तो एक में उसको FRCS पार्ट 1 बोलते हैं, एक FRCS पार्ट 2 और पार्ट 3 बोलते हैं। तो पार्ट 1 करने के लिए मैं पहले यहाँ आया इस कंट्री में 1995 में। और ईश्वर की कृपा थी कि मैंने एक ही बार में FRCS पार्ट 1 कर लिया। और यहाँ मैंने एक कंसल्टेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वो काफ़ी मुझसे इम्प्रेस्ड हुआ। तो उसने मुझे जॉब ऑफ़र कर दिया। तो मैं उसके बाद अपने देश लौट आया और फिर 1996 में मैं यहाँ नौकरी करने आया। और उसी नौकरी के दौरान मैंने डिफरेंट ब्रांचेस में हमने एक्सपीरियंस लिया और इसी दौरान मैंने FRCS कर लिया। 1997 में मैंने फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और फिर ये लोग हमको ज्वाइन किए। और उसके बाद चलिए, मैं आपकी यात्रा को 2 भागों में बांटता हूँ। एक 1996 में आने के बाद ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा, यहाँ का सफ़र, और एक उसके पहले का सफ़र। लेकिन इन दोनों सफ़र पर बात करने से पहले एक और सफ़र की बात करूँगा जहाँ पर आप एक साहित्यकार के रूप में स्थापित होते हैं। छोटी सी कविता, क्योंकि आपका ये रूप भी हमारे दर्शकों तक पहुँचे कि चिकित्सा के साथ साथ आप साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। तो कोई छोटी सी कविता हो जाए। छोटी सी कविता मैं ऐसा करूँगा कि ज़रूर सुनाऊँगा।
मुझे अपने फ़ोन में निकाल के उसको देखना पड़ेगा। चलेगा ना, आप बिल्कुल देखिए। और फ़ोन आपका है, कविता आपकी है। ओके, मैं सुनाता हूँ आपको। लिखने का जो सिलसिला है वो मेरी शुरुआत हुई थी बचपन में। मैं लिखता था थोड़ी बहुत, तुकबंदी के रूप में मैं लिखता था। घर के लोग सराहते थे उसको। ये बचपन मैंने कब से लिखना बचपन शुरू किया? मतलब मुझे लगता है कि 11-12 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था। तो क्या परिवार में कुछ ऐसा माहौल था या खुद ब खुद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार में किसी लोगों को लिखने की इच्छा नहीं थी। और मैं इच्छा क्या, मतलब उन लोगों को ऐसा लगाव नहीं था कि वो लिखें। लेकिन मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे 1-2 दोस्त लोग आए जो जिनको लिखने की इच्छा थी और वो लिखते थे, और उनके साथ साथ मुझे ये इच्छा जागी। तो मैं पहले तुकबंदी किया करता था। तुकबंदी की कुछ कविताएं मैंने लिखी, घर के ऊपर, थोड़ी बहुत बाहर के ऊपर। लेकिन लिखने का जो सिलसिला वो पूर्ण रूप से जब शुरू हुआ, जब मैं MBBS करने रांची आया। तो रांची आने के बाद मैंने वहाँ के हम लोग की पत्रिका है परिमल करके, उसमें मैं मेरी रेगुलर उसमें मेरी कविताएं निकलती थी। क्या छोटी छोटी श्रृंगार की कविताएं उस समय ज़्यादा करते थे या क्या श्रृंगार की कविता भी होती थी? सुर क्या था आपकी कविताओं का? मैं दुष्यंत कुमार से बहुत इम्प्रेस था जी। दुष्यंत कुमार की चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं अलग हट के लिखता था, जैसे कि थोड़ी अगर कटाक्ष हो राजनीति पे या सामाजिक बातों पर, तो वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और ज़्यादा निखार आया जब मैं यहाँ UK में आया। UK में आने के बाद मेरी मुलाकात डॉक्टर कृष्ण कुमार से हुई, जो गीतांजलि के संस्थापक रहे हैं, और वहीं से लिखने का सिलसिला जो है वो मेरा आगे बढ़ा। चलिए कविता ये सब जैसे मैं जैसा ढूंढ लूँ, जी जी। छोटी कविता मैं सुनाऊंगा। तो कॉलेज के दिनों में आप कैसे से शरारती थे, बहुत शांत थे, एक्सट्रोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट थे? नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट था, इसलिए कि मेरा लगाव, मैं अपने कॉलेज के साइंटिफिक सोसाइटी का सेक्रेटरी था, कल्चरल सोसाइटी का सेक्रेटरी था। तो मैं सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन अच्छा, मतलब संगठन की जो नींव है या उसका वो उसी समय से था? संगठन की नींव मेरी उस वक्त से ही पड़ी थी। और इसीलिए आज भी यहाँ आने के बाद मेरी संगठन की जो नींव है वो मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि जो बर्मिंघम में संस्था है, बर्मिंघम UK में गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय, गीतांजलि मल्टीलिंगुअल लिटरेसी सर्किल, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साहब। और अब समझिए कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जो उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं, उनके शब्दों में अगर कहूँ तो कहते हैं, और मुझसे उन्होंने साझा किया कुछ दिन पहले, उनका साक्षात्कार किया कि मुझे जो करना था, जब जैसी स्थिति थी मैंने किया, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर कृष्ण कन्हैया हैं जिनके कंधों पर इस संस्था का भार है, और वो बहुत काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा अब इस समय को समझते हैं। डॉक्टर साहब कविता सुनेंगे, लेकिन हम चाहें ना कि ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, हम लोग जहाँ बैठे हुए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस जगह के बारे में बताइए। ये जगह जो है हम लोग टिविडेल में है। टिविडेल जो है वो सैंडविल यहाँ काउंसिल है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और टिविडेल इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ बालाजी टेम्पल है, जो कि पूरे UK में ये सबसे बड़ा टेम्पल है, और एक ही टेम्पल है बालाजी का। तो कभी कभार मैं दूसरों को बोलता हूँ कि आपको टिविडेल आना है, तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आप टिविडेल उस जगह आओ जहाँ बालाजी का मंदिर है। अच्छा। और हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से आप अगर देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, और यहाँ का जो आप ये देखिए, जो यहाँ का ग्रीनरीज है, ये इतना खूबसूरत। ये जो पेड़ हैं वो क्या है, कौन कौन ये पेड़ जो है वो ये पेड़ तो पाइन का पेड़ है, और सारे जंगली पेड़ है। लेकिन इस करीने से इसको रखा गया है कि आपको लगेगा कि देखिए एकदम एक तरह से आपको बिल्कुल लगेगा कि सजाया हुआ है। ये खूबी है इसकी। और ये जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। व्यू पॉइंट का मतलब हुआ कि यहाँ से आप सारी चीज़ें देख पाए। तो आप यहाँ अगर खड़ा होंगे तो पूरा डडली का इलाका, पूरा बर्मिंघम का इलाका, सैंडविल का इलाका सब आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग, जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं। मेरे परिवार के, मेरे दोस्त के जितने भी लोग यहाँ आते हैं, वो उन सब लोगों को मैं यहाँ ले आता हूँ।
और जो लोग भी आते हैं, आपने बताया था कि आपके ससुर जी आए थे, जी पिताजी आए थे, तो यहाँ लाए यहाँ पर, और उन लोग काफ़ी इंजॉय किए। मेरे फादर आए, मेरे फादर और मेरी जो, तो हम लोगों ने उन दोनों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया। और वहाँ पे मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे जो मेरे हैं, वो हम लोग सब लोग यहाँ आए और उनको काफ़ी घुमाए और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया इसको। तो ये है, इट्स खूबसूरत जगह है। और लंदन और यूके अपने आप में खूबसूरत जगह है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह जाएंगे, आपको इतना बढ़िया यहाँ का अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है। जगह जगह पर ग्रीनरीज है, जगह जगह पार्क है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में आपको खेल की सुविधा है, स्विमिंग की सुविधा है। तो ये सब सारी चीज़ें यूके में लोगों ने रखी हुई है ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो अच्छा, सके। मैं एक चीज़ देखता हूँ आपसे, जब भी मिला, जब भी बातचीत किया, आप हमेशा सकारात्मक चीज़ों को निकालते हैं। बहुत लोगों के पास में बैठा, बहुत लोगों का इंटरव्यू किया, ऐसे मिलते जुलते रहता हूँ बिना इंटरव्यू के भी जो दोस्त साथी हैं, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई मजबूरी परदेश में रखती है, वरना सबको अपने घर की रोटी अच्छी लगती है और वो अपने देश का गुणगान करेंगे, और जहाँ रहते हैं भले वहाँ से रोजी रोटी मिलती है, फिर भी वहाँ की किसी न किसी रूप में वो शिकायत करते हैं कि ये कमी है, वो तो हम रह रहे हैं कि मजबूरी है पैसा। लेकिन आप हमेशा सकारात्मक बात करते हैं, जहाँ भी हैं उसको एंजॉय करते हैं और उसकी, तो ये जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, इसको बनाने के लिए आप कुछ करते हैं या आप में जैसे आपके सिस्टम में बिल्डअप है? ऐसी बात क्या है कि मैं अपने फादर से बहुत इम्प्रेस रहा हूँ जी। मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए कि वो मुझे तालीम बिल्कुल शुरू से देते थे और कभी भी उन्होंने मुझ पर थोपा नहीं। कोई बातें अगर उनको समझानी होती थी तो वो ना नहीं बोलते थे, वो हमेशा उस काम को करते थे। और उसके बाद बोलते थे कि एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि कितनी चीज़ों के बगैर तुम रह सकते हो। ये चीज़ें मैंने अपने अंदर डाली। मैं अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ, इसके बगैर काम चल सकता है नहीं चल सकता है। तो ये बातें मुझे पिताजी से मिली है। और पिताजी बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल आदमी हुआ करते थे, कभी भी भावना में नहीं बहे। तो उन्होंने हमेशा हमसे कहा कि ठीक है, आदमी में भावनात्मक चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमेशा उसमें सामंजस्य बिठाओ कि कोई चीज़ इमोशनल भी अगर तुम हो जाओ तो उसमें अच्छी बातें ढूंढो और उससे ऐसी चीज़ें बाहर निकाल के लाओ ताकि किसी का बुरा नहीं हो और तुम्हारा भला हो जाए। तो ये चीज़ें उनसे मिली। और बातें क्या थी कि सब लोग जिसके मैं कांटेक्ट में आया, मैंने हमेशा उससे अच्छी बातें सीखने की कोशिश की। नेगेटिव बातें मैंने इसलिए दरकिनार किया कि मान लीजिए नेगेटिव बातें मैं सीख के करूँगा क्या। तो यहाँ भी इस कंट्री में आने के बाद यहाँ जो अंग्रेजी सभ्यता है या जो अंग्रेजी संस्कृति है, इसकी अच्छी बातें मैंने सीखी। लोगों की जो पंक्चुअलिटी है, अगर आपसे किसी आदमी को मिलना है और यहाँ अंग्रेज हैं, उसने आपसे अगर कहा कि वो 8 बजे मिलेगा तो बिल्कुल 8 बजे मिलेगा। यहाँ आप अगर 8 बजे से काम कर रहे हैं तो आपको किसी को डंडे मारने की ज़रूरत नहीं है, वो 8 बजे बिल्कुल 8 बजे आएगा। 5 बजे ख़त्म करना है तो बिल्कुल 5 बजे ख़त्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें हर जगह सीखने लायक है, किसी देश से, किसी सभ्यता से, किसी संस्कृति से, किसी लोग से, समाज से, परिवार से, राष्ट्र से, किसी से भी आप सीख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन सीखूँ। आप जब यहाँ आए, वो जर्नी बाकी है, उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको शुरू में इरिटेट की, कैसे कैसे एडजस्ट किए। अभी फ़िलहाल हम लोग कविता सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है यादें। मैं जब भी कोई कविता लिखता हूँ तो उसको हमेशा मेडिकल साइंस से कोरिलेट करता हूँ। आजकल सुने कविताओं से लोगों को अब जगाने लगे हैं, डेली एक मुक्तक आप ठोक देते हैं। मैं फेसबुक पर करीबन 5 साल से हर दिन एक मुक्तक लिखता हूँ। 5 साल से? 5 साल से लिख रहा हूँ और हर दिन मैंने मुक्तक एक दिन कोशिश की कि मैं उसको गिनूँ, तो करीबन मुझे लगता है कि 600-700 मुक्तक मेरे अभी तक आ चुके हैं। और हर दिन मैंने कोई मुक्तक रिपीट नहीं किया, हर दिन मैं एक मुक्तक लिखता हूँ, कभी राजनीतिक, कभी सामाजिक, कभी अपने पर, कभी अपने परिवार पर। जैसे आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है तो मैंने आज की जो मुक्तक लिखी वो अपने फादर को मैंने डेडिकेट किया। ये बड़े अच्छे दिन आपसे हमारी बातचीत हो रही है। जी आभार आपका। आपके पिताजी का, और मैं भी यहाँ से चाचा जी को प्रणाम कर रहा हूँ और उनके दीर्घायु होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए मेरी शुभकामनाएं। आभार इसके लिए। मैं ज़रूर उनको बतलाऊंगा कि आप आए हुए हैं, आपने शुभकामनाएं दी हैं। जी।
तो ये जो कविता है, छोटी सी कविता है, यादें। जी। और इसको मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। यादें कैसे बाएं दाएं खाने दिल में उसकी यादें रह जाती है। तो यादें, तुम्हारी यादें मैं दिल के मजबूत बाएं, तुम्हारी यादें मैं दिल के दाहिने खाने में बसाना चाहता हूँ, ताकि रुक रुक कर, क्षण क्षण कर आगे बढ़े और फेफड़े में अपनी अशुद्धियाँ दूर करे। देखिए, ये कैसे, ये डॉक्टरी और साहित्य दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कि उसका ज्ञान कैसे साहित्य में पिरोया गया है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और उसके बाद है कि और शुद्ध अंतरंग यादें मेरे दिल के मजबूत बाएं खाने में लौट आए और हृदय गति के साथ नाड़ी की चाप से घुल मिलकर पूरी कोशिकाओं में यादों की यादें तय हो जाए और हमेशा के लिए शरीर के पंच तत्व में विलीन हो जाए। इसी कारण ये 4 पंक्तियाँ जो है वो इसका जिस्ट कहती है, इसी कारण मैंने इन्हें आँखों में बसने नहीं दिया कि खुलते ही उड़नछू न हो जाए, और ज़ुबान पर नहीं रखा कि कोरी गुफ्तगू न हो क्या जाए। बात है, क्या बात है। ये धन्यवाद। देखिए कविता की गहराई कि अक्सर कवियों ने प्यार को आंखों में रखा है और अधिक से अधिक आंखों से उतार कर दिल में ले गए हैं, लेकिन या जुबा पर आई तो ऐसे भी बात चली जाती है। लेकिन आपने पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन, पूरा जो परिपथ है, जो हृदय तंत्र का, धमनियों का और सिराओं का, और ख़ास करके बाएं और दाएं हैं, जो लोग समझते हैं ये जादूगरी, भगवान की जो जादूगरी है कि कैसे ब्लड प्यूरिफाई होता है और कैसे रक्त परिसंचरण होता है, और हर कोशिका तक उस प्यार को, उन यादों को, उन रिश्तों को, उन एहसासों को पहुँचाते हैं कि जब तक हम हैं तब तक रहे और हमारे साथी पंच। कमाल की कविता है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बढ़िया। मनोज जी। ये कविता की बीमारी जो आपको लगी कॉलेज के दिनों में, कभी आपको लगता था कि, चूंकि कविताएं जो है वो समय लेती हैं, तो कभी आपको लगता था कि ये मेरे पढ़ाई को डिस्टर्ब करती हैं, या ये लगता कि नहीं, ये मुझे उसमें सहयोग करती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे अध्ययन में? किस रूप में लेते थे? मैं इसको दोनों रूप में लेता हूँ। मैंने कभी भी अपनी कविताओं को या अपने और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हमने कभी भी अपने पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। और ईश्वर की कृपा है कि मैं मेडिकल साइंस में भी हमेशा टॉप 5 में आता था। और जब भी मुझे इस बीच में, मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे कोई थॉट्स आ गया, कुछ सोच मेरे दिमाग के अंदर आया, तो मैं उसी वक्त उसको कागज़ के पन्नों पर लिख लेता था, तो 3-4 लाइन, और उसको मैं रख लेता था। और जब कभी मुझे मौका लगा, या मान लीजिए मैं फ्री हूँ, तो मैं उस पर फिर से चिंतन करता था, अब वो मैं थॉट्स वापस ले आता था, मैं उसको लिख लेता था। यहाँ आने के बाद भी कई बार ऐसा होता था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में चल रही हैं, कोई थॉट्स आ गया, तो यहाँ तो आप ड्राइव करते करते रोक नहीं सकते हैं, तो मैं एक डिक्टाफोन रखता था अपनी गाड़ी में, और मैं ड्राइव करते करते उसमें रिकॉर्ड कर लेता था कि मैं जब घर आऊँ तो मैं फिर उससे जगाऊँ और फिर मैं उसको लिख लूँ। तो पढ़ाई और साहित्य और किसी भी चीज़ को मैंने एक दूसरे को के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने दिया। लोग समय का बहाना करते हैं, और देखिए अगर चाह है तो राह है, कि कैसे आपके आसपास कहानियाँ घूमती रहती हैं, आपके आसपास कविताएं घूमती रहती हैं, भाव उठते हैं और आप उसे पकड़ लेते हैं। बहुत लोग पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं कि ठीक है करेंगे, आप पकड़ते रहते हैं और वो मुक्तक के रूप में और कविताओं के रूप में आपके पास आती रहती हैं। 1997 में आप यूके आ गए, यहाँ की जर्नी हम बात करेंगे। बचपन में चलते हैं, बचपन की पहली याद जो बार बार, कोई ऐसी स्मृति जो बार बार आपको याद आती है, बहुत याद आती है? देखिए, बचपन में मुझे याद है कि मेरे दादाजी का देहांत जब मैं 2 साल का था या 2.5 साल का रहा होऊंगा, तो मेरा देहांत हो गया था। और जब मैं बचपन में जब बड़ा होने लगा और जब मैं यंग हुआ, युवा हुआ, तो मेरे फादर हमको अपने फादर के बारे में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बतलाते थे कि तुम्हारे बाबा ऐसे करते थे, तुम्हारे बाबा वैसे करते थे। और मेरे बाबा बहुत उदार विचार के आदमी थे,
और गांव से यहाँ आने के बाद भी गांव से जुड़े रहे और गांव के गरीब तबके के लोगों को वो बहुत मदद करते थे। वो चीज़ आई। मैं थोड़ा सा हाँ, दर्शकों के हाँ, साथ, चूँकि हम आपके बचपन में गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका गांव कौन सा था, आपके घर में और कौन कौन से लोग थे, माता पिता, पिताजी क्या करते थे, कितने भाई बहन थे, थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि। मेरा गाँव है बेलाही नीलकंठ, ये सीतामढ़ी में आता है और रूनी सैदपुर इसका थाना है और प्रखंड है। तो मेरी पैदाइश जो है वो गांव में नहीं हुई, मैं पैदा हुआ पटना में, लेकिन गांव से मेरा आना जाना लगा रहता था। तो पटना में कौन, बाबूजी पटना मेरे में? फादर, हाँ, मेरे बाबूजी पटना में यहाँ पर काम करते थे। अब मेरे बाबूजी हैं वो पुलिस विभाग में थे, जैसा मैंने कहा। और मेरे फादर जो है वो एक डिपार्टमेंट होता है टेक्निकल का, तो वो हैंडलर थे। तो वो एक सिंगल पोस्ट था पूरे बिहार में, बिहार और झारखंड लेकर। तो वो बात होगी। हम लोग 7 भाई बहन हैं। अच्छा। परिवार बड़ा है, तो मैं दूसरे नंबर पर हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे बाद 4 छोटी बहनें हैं और मेरा छोटा भाई सबसे छोटा है। मैंने 2 भाई 5 बहन जी। तो लेकिन मैं गांव के बारे में बता रहा था कि मेरा गांव से इसलिए आना जाना होता था कि मेरे गांव में एक पुस्तकालय मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था। तो उसका हर साल उसका फंक्शन होता था और उस फंक्शन में हम लोग पूरे परिवार के लोग जाते थे। और वो फंक्शन ऐसा होता था कि उसमें कोई मिनिस्टर आए, कोई लोग आए और वो आके उसको इनॉग्रेट करते थे और वहाँ का कल्चर प्रोग्राम होता था। और वहाँ काफ़ी, आपको विश्वास नहीं होगा, वो पुस्तकालय 1931 में बना हुआ था। तो वहाँ से चूँकि जर्नी शुरुआत हुई, तो मैं ये बोल रहा था कि मुझे ये हमेशा दुख रह गया कि मैंने अपने बाबा को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में मुझे पिताजी बताते हैं यार। पिताजी बताते थे तो मुझे लगता था कि वो एक अच्छे व्यक्ति, एक महान आत्मा रहे होंगे। तो उनको मैं देख नहीं पाया, उनके संसर्ग में नहीं रह पाया, मुझे हमेशा सालता रहता था। चलिए, तो आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी पटना में एजुकेशन, वहाँ से ही आपने एमबीबीएस रांची से? एमबीबीएस रांची। मैं पटना हाई स्कूल से मैं पढ़ा था जी। उसके बाद से मैंने इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज से किया और उसके बाद से मैं रांची में मैंने एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन अपने इंटरमीडिएट के पास बाद ही आप मेडिकल में हो गया था? इंटरमीडिएट कब किया था आपने? इंटरमीडिएट हमने किया 1976 में। 1976 में? या। और हम 78 में एडमिशन लिए मेडिसिन में, तो लॉन्ग बैक। ओके। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है 86 में। 86 में, मतलब एमबीबीएस करने, एमएस करने के ठीक बाद। मैं उस समय इंटर्नशिप में था। अच्छा। और मेरी पत्नी जो थी वो फाइनल ईयर में थी। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? ना, लव मैरिज। हम आपको आश्चर्य होगा कि हमने अपनी पत्नी को शादी के पहले देखा नहीं था। मेरी शादी मेरे पिताजी और मेरी पत्नी की शादी उनके पिताजी आपस में मिल के तय किए थे। और जब शादी तय हो गई तब मेरे फादर का एक जो ये था, पीएन था, ऑर्डरली था, वो मुझे रांची चिट्ठी से इन्फॉर्म करने गया। कहा कि ऐसे ऐसे आया, तो बड़े भेद भरी मुस्कुराहट से वो मुस्कुरा रहा था। तो मैं जब मिलने आया तो मुझसे बोला कि साहब ये चिट्ठी दीन है, थोड़ा सा मघी टोन में बोलता था। तो हम बोले कि सब खैरियत तो है? तो बड़ा अजीब ढंग से मुस्कुरा के बोला कि साहब आप खुद ही पढ़ लीजिए। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो हमने कहा कि ये 11 तारीख की बात है और 15 अगस्त को मेरी सगाई थी, मेरा छेका था, 4 दिन समय था। तो मैंने कहा कि 4 दिन में मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी? और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा टिकट भेज दिया इसके साथ, तुम आज ही चल दो, तुम 12 को पहुँचोगे, तुम्हारे कुछ कपड़े सिलवाने हैं, तब तुम्हारा छेका होगा। तो मैं वो चिट्ठी लेके अपने सीनियर पास, जो मेरे जो कंसल्टेंट थे, उनसे मिलने गया। हमने कहा कि सर ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मांड में कोई रोक सकता है कि आप जरूर जाइए। मैं आया और मेरी शादी तय हो गई। और मेरी पत्नी शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी है हर मायने में, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, संस्कारी। घर में आप ये समझ लें कि मेरी पत्नी का वज़न हमसे ज़्यादा है। अगर हमने कुछ कहा और भाभी या बहू ने कुछ कह दिया तो वो ज़्यादा भारी हो जाता है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती है कि मेरे घर में मेरी पत्नी का जो वज़न है, चाहे उनका जो वजूद है या उनका जो स्थान है, वो हमसे बढ़ के। तो कब, किस साल? 1980 किस साल? 1986 में शादी मेरी। 86 में शादी हुई। वो 86 से लेकर 95 तक की जर्नी वो मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले कॉलेज के दिनों को, कि आपकी शादी हो गई, उस जर्नी के जो दोस्त साथी हैं जो बहुत आपके करीब रहे हैं, कोई संस्मरण जो आप साझा करना चाहें?
मेरे मेरे दोस्त में एक मेरा बहुत ही लंगोटिया यार कहें या बहुत ही बॉजम फ्रेंड था, अंजनी नाम था, अंजनी कुमार। तो वो रेडियो स्टेशन का आर्टिस्ट था, तो मैं उसके संसर्ग में आया, वो उसके प्रोग्राम्स आते थे, तो उसने मुझे कहा, बहुत अच्छा दोस्त था, साथ पढ़ते थे हम लोगों ने तैयारी की। वो मेडिसिन में इंटरेस्टेड था नहीं, तो वो पीओ हो गया, वो पीओ में चला गया और मैं साथ रहा, लेकिन हम लोग इकट्ठे 8-10 साल, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी भी हम लोग उतने ही करीबी दोस्त हैं। मैं जब भी जाता हूँ मैं उसे बतलाता हूँ, और वो मेरे लिए छुट्टी लेके आता है, कभी कलिंगपोंग में हो या कहीं भी हो, वो आता है हमसे मिलने के लिए, 1 हफ्ते तक टाइम लेके हम लोग बैठते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। तो वो मेरा एक बहुत ही बॉजम फ्रेंड था। और दूसरा एक और जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे साथ एकदम KG 1 से पढ़ा था। उनका नाम बताइए दोनों लोग। उनका नाम है, ये जो साक्षात्कार है पूरी दुनिया में उस प्लेटफॉर्म पर जा रहा है जहाँ सब लोग देखेंगे, तो आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा। मेरा जो पहला दोस्त जो मेरे साथ इंटरमीडिएट में था, अंजनी कुमार, वो मैंने बताया साहित्य से जुड़ा हुआ था। और दूसरा जो मेरा दोस्त है जो KG से मेरे साथ पढ़ा है, उसका नाम है आनंद सिन्हा। वो हिंदी का जानकार था और अच्छी चीज़ें लिखता था, और वो अपने एज से बहुत मैच्योर था। हम दोनों में इसलिए बहुत ज़्यादा क्षमता थी कि और सारे लोग बचपन की बात करते थे, बचपना की बात करते थे, और हम दोनों बहुत ही मैच्योर बात करते थे। उस ज़माने में 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में हम लोग की बातें वो 15-16 साल की होती थी। इस वजह से उसे ज़्यादा घनिष्ठता मेरी हुई। और अंजनी से इसलिए हुई, जो मेरे साथ इंटरमीडिएट में था, कि हम लोग के विचार मिलते थे, टेम्परामेंट मिलते थे। दुष्यंत कुमार से वो भी इंडुस था, दुष्यंत कुमार से मैं भी इंडुस था। हम लोग घंटों बैठ के दुष्यंत कुमार की कविताओं पे, उसकी गज़ल पर हम लोग डिस्कशन करते थे। जी जी जी। शादी हो गई, शादी के बाद आप दोनों लोग, पहली नौकरी आपकी का पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? जी, शादी के बाद हमने जो शादी हो गई, तो उसके बाद से हम लोग के सामने दो था प्रायोरिटी। पहला था कि हम लोग दोनों आदमी करियर ओरिएंटेड थे, तो मैं चाहता था कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए। तो मैं MBBS ख़त्म करने के बाद 86 में मैंने पास किया। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है और 1 साल हाउस जॉब बोलते हैं। तो 88 तक मैंने हाउस जॉब किया। 88 में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गया, MS में आया, और MS में पटना से मैंने MS किया। उसमें भी कहानी क्या है कि मैं टॉप 10 में था, तो हमसे चॉइस पूछा गया। तो तब तक मेरी शादी हो गई थी, तो हमने कहा कि मेरे पास कोई और चॉइस बचता ही नहीं है। मेरी पत्नी पटना की थी, मेरा ससुराल पटना में, मेरा घर पटना में। तो हमने कहा कि मैंने एक ही चॉइस दिया, पटना PMCH, अब वो मुझे मिल गया। तो 88 से 90 तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 2 साल। और 90 में मैं जॉब में आया। बिहार गवर्नमेंट का जो जॉब निकला, उसमें वो कमीशन से होता था, तो उसमें हम लोग क्वालिफाई किए। तो वहाँ चूँकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैंने ज्वाइन किया था जॉब, तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हमको एडवांटेज था। तो मेरी पोस्टिंग हमेशा जब भी होती तो किसी बड़े हॉस्पिटल में होती। तो रेफरल में मेरी पोस्टिंग हुई सोनपुर रेफरल, जहाँ पशु मेला लगता है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई एज ए सर्जन। तो मैं 1990 से 1995 तक एज ए सर्जन काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 95 में यहाँ इंग्लैंड आ गया। और आपकी पत्नी कहाँ कार्यरत थी? मेरी पत्नी भी, और एक बिहार गवर्नमेंट का एक बढ़िया एक सिस्टम मानेंगे कि जहाँ आपके पति की पोस्टिंग है, वहाँ पत्नी की पोस्टिंग भी करता है। अच्छा। तो उसी सोनपुर में एक जगह था, उसको ये बोलते हैं छोटा सा, इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोल सकते हैं। तो वो सोनपुर के अंतर्गत आता था, उसका नाम था सबलपुर। तो हम लोग दोनों आदमी स्कूटर से आते थे, मैं उनके यहाँ छोड़ देता था, मैं काम करता था, और इकट्ठे हम लोग फिर काम फिनिश करके लौट जाते। जब एक्सपर्टीज दोनों की एक ही है, आप भी सर्जन, आप मेडिसिन में? मैं सर्जन था, जनरल सर्जन, मेरी वाइफ थी ऑप्स गायनेक। अच्छा। तो हम लोग एक दूसरे के इसलिए कम्प्लीमेंट्री थे कि जब भी हम लोग को कोई मेजर ऑपरेशन करना पड़ता था, हमारी इमरजेंसी आ गई रात में 1 बजे, तो उस समय आप किसको बुलाएंगे? तो इनका इमरजेंसी आया तो मैं इनको असिस्ट करता था, मेरा इमरजेंसी आया तो ये मुझे असिस्ट करती थी। और कंपाउंडर मेरे साथ हमेशा रहता था मेरे घर पे। और एक मेरा अच्छा दोस्त था, वो 2 मकान बाद रहता था, एनेस्थेटिस्ट था वो, तो उसको मैंने बुला लिया। तो सारे काम मेरे घर पर ही हो जाते थे। तो दोनों आदमी अगर डॉक्टर हों तो इसकी एक सुविधा, इसका एक एडवांटेज तो है हमेशा। बच्चे कितने हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं।
दोनों बेटे हैं, लड़के हैं जी। और दोनों यहीं यूके में सेटल हो गए हैं। बड़ा वाला जो बेटा है वो सॉलिसिटर है जी। और छोटा वाला जो बेटा है वो माँ बाप के पद चिन्हों पर चल रहा है, वो डॉक्टर बना। तो मतलब परिवार में 4 सदस्य, चारों वर्किंग है, चारों वर्किंग और है, यूके में चारों सेट है। चारों सेटल है, बिल्कुल। आपने 95 में बताया कि यहाँ है पढ़ने के लिए, और उसके बाद 97 में जाते हैं और फिर उड़ते हुए पूरे परिवार के साथ। आप 97 में, जैसे कि आपने बताया, 97 में आप यहाँ पर आ गए, सब परिवार आ गए, तो क्या चुनौतियाँ थी आपके साथ? एक तो हम लोग जिस परिवेश से आए थे उसमें और यहाँ के फंक्शनिंग में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट था। तो शुरू की चुनौतियाँ ये थी कि हम लोग की तालीम वगैरह तो हुई, मेरे के साथ तालीम अंग्रेजी में हुई थी। यहाँ आने के बाद हम लोग को थोड़ा टाइम लगा पिकअप करने में। हालांकि जब मैं यहाँ आया था तो हम लोग को एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ता था। इंग्लिश का टेस्ट पास करने के बाद आया, लेकिन दोनों जगह के सोचने के ढंग में अलग होता है। बहुत सी चीज़ यहाँ ऐसी अंग्रेजी की भाषाएँ होती थी जो यहाँ के स्लैंग है, वो आप अगर नहीं समझिएगा तो यू कांट अंडरस्टैंड। जैसे हम लोग वहाँ बोलते थे कि भाई लोकल लैंग्वेज है, वो डॉक्टर को समझना होगा। लोगों दूसरी अब जो है, एक संस्मरण याद आता है, मैं साझा कर रहा हूँ कि एक मस्कट या कहीं जाना था, हम लोग पढ़ते थे, और वीज़ा के लिए, कि यूके की बात थी, वीज़ा के लिए, और उसको पूछा कि भाई ठीक है, और फैमिली का भी लगा रहा था, तो बोला कि उनको बुलाना पड़ेगा, आपकी वाइफ को आना पड़ेगा। तो कहा कि ना, नहीं, वो अभी नहीं आ सकती। बोले क्यों? तो वो लड़कोरी है। वो ऐसे देखा कि लड़कोरी, इस तरह का वर्ड यहाँ भी, जैसे हम लोग यहाँ देशज भाषाएं हैं, यहाँ के लिए भी है, कोलोकियल शब्द यहाँ भी है। जैसे यहाँ लोग को अगर कोई आदमी को यूरिनेशन की बात बोलनी है तो वो ये नहीं बोलेगा कि हैव यू मेक वाटर। तो ये टोटली हम लोग के लिए डिफरेंस था। जैसे हम लोग यहाँ बोलता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, यहाँ बोलता है हैव यू बीन नॉक्ड आउट। तो दीज थिंग्स यू नीड टू नो। तो थोड़ा इस वजह से प्रॉब्लम होता था। दूसरी बात और क्या थी कि दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क था। हम लोग के यहाँ की जो तालीम है मेडिकल साइंस की, और यहाँ की जो तालीम है, दोनों में बहुत फर्क है। हमारा बेटा जब यहाँ से मेडिसिन पास किया, जब मैं उससे बात करता था तो मुझे लगता था कि मुझे, मेरी पत्नी को, कि हम लोग तो उस वक्त इतना जानते ही नहीं थे। तो यहाँ ये दो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन 6 महीना साल भर के अंदर हमने उसको कर लिया ओवरकम। उसके बाद से मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आने के बाद कभी ऐसा लगता था आपको शुरुआती दिनों में कि वापस निकल चले, इंडिया ही ठीक है, वहीं रहते, ऐसा कभी लगा? देखिए, हमको तो थ्रू आउट, आप अगर मुझसे अभी पूछेंगे तो मुझे अभी भी यही फील होता है। मुझे लोग बोलते हैं कि आप यूके में हो, लेकिन आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, वो हिंदुस्तान में बसता है। तो मैं तो कभी यहाँ आके रहने की स्थिति में था ही नहीं। हम दोनों आदमी का प्लान था कि हम लोग यहाँ से स्पेशलाइजेशन करके और वहाँ बैक हो जाएंगे। हम लोग के वहाँ 30 बेड की नर्सिंग होम थी, उसको हम लोग रन करते थे, और पैसे के मामले में बहुत फर्क नहीं था। हाँ, यहाँ की तालीम को अगर हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते तो मैं ज़्यादा खुश होता। तो मुझे ये लगता है कि हमने तालीम वहाँ प्राप्त की और वहाँ मैंने सेवा नहीं की, जो कारण रहा हो। वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी, या सुविधाएँ नहीं मिली, या बहुत तरह का डर था, बहुत तरह की बातें थी। इस सभी चीज़ों की वजह से अगर मैं बैलेंस करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद हम लोग ज़्यादा बेटर हैं, बशर्ते कि हम लोग हिंदुस्तान में होते। देखिए, यही सुविधाएं अगर मुझे हिंदुस्तान में होती तो मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू स्टे इन दिस कंट्री। प्रतिभा पलायन की बात होती है कि सरकार इतना खर्च करती है, डॉक्टर बनाती है, और उसके बाद वो प्रतिभा जाकर और दूसरे जगह सेवा कर रही है। तो इस सवाल पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि थोड़ी हम लोग को, सरकार को, वहाँ के लोगों को, सब लोग को सजग होना चाहिए। इसलिए कि आप अगर वही चीज़ें, वही सुविधाएं वहाँ मुहैया करा दें तो यहाँ कोई आना नहीं चाहेगा। हालांकि अब जो है वो पलायन कमा है, इसलिए कमा है कि आप, जिस समय मैं वहाँ नौकरी करता था, मुझे सैलरी मिलती थी 5,000 रुपये। मैं बात कर रहा हूँ 90-91 की बात। अब वहाँ की सैलरी है 2 लाख रुपये। तो ये इतना बड़ा जो जंप हुआ है, आप इसको जंप बोल सकते, 20 गुना जंप। वो अगर उस वक्त हो जाता इसमें आप अपने बच्चों को अपनी जो आपकी जो सैलरी उससे बढ़ा सकते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता।
हम लोग वहाँ जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं गाड़ी से जाता था, गाड़ी से आता था, मेरे गाड़ी से जाने आने का 6,000 रुपया होता था, अब मुझे 5,500 रुपया मिलते थे। तो आप सोचिए कि कैसे कोई आदमी अपने परिवार को, अपने घर को, और मैं घर का बड़ा बेटा था, मेरे फादर रिटायर कर चुके थे, तो मुझे अपने घर को सपोर्ट करना, अपने परिवार को सपोर्ट करना, अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ें उस पे स्केल में पॉसिबल नहीं था। अब जो गवर्नमेंट ने पे स्केल बढ़ा के ज़्यादा कर दिया है तो पलायन कम हो रहा है। अब जब 21 साल यहाँ पूरे हो गए हैं, तो इस 21 साल की जर्नी पूरा करने के बाद क्या क्या अचीवमेंट क्या लगता है, क्या आपने अचीव किया? अचीवमेंट 2-3 यहाँ है। पहली अचीवमेंट तो है कि हमने और मेरी पत्नी ने यहाँ की सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री FRCS किया, MRCP किया, MRCOG किया। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि मेरा दोनों बच्चा यहाँ के बहुत इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने का मतलब कि दोनों थ्रू आउट रैंक होल्डर थे, अच्छे स्कूल में गए, ग्रामीण स्कूल में जाना, वो भी ग्रांट मेंटेन ग्रामीण स्कूल में जाना जिसमें कि पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है, वो बड़ी अचीवमेंट है। 150 बच्चों का होता है पूरे एक काउंटी में मतलब एक स्टेट, जैसे बिहार मान ले, यहाँ वेस्ट मिडलैंड है, तो वेस्ट मिडलैंड से 150 बच्चों में आना ये बड़ी बात मानी जाती है। और मेरा छोटा वाला जो बेटा था वो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग मतलब कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जब उसका मैट्रिकुलेशन को यहाँ GCSE बोलते हैं, तो जो उसका रिजल्ट आने वाला था, तो जब हम लोग रिजल्ट लेने गए तो मैंने अद्भुत दृश्य देखा। मैं क्या देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो बढ़ते हुए हम लोग की तरफ आ रहा है, हम लोग तो हाथ मिला के बोला कि योर सन इज ही हैज डन समथिंग वेरी गुड एंड मीडिया इज कमिंग टू इंटरव्यू हिम। तो हम लोग को लगा कि जरूर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। जब हम लोग को ये बताया गया कि मेरा बेटा पूरे UK में टॉप किया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और वही नहीं, वो इंटरमीडिएट को यहाँ A लेवल बोलते हैं, इंटरमीडिएट में उसने 6 A स्टार लाया। उसका मेडिकल साइंस में उसको थ्रू आउट डिस्टिंक्शन में मतलब कि अबाउट 90% अबव मार्क। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूँ, यहाँ आने का घाटा और यहाँ आने का जो फ़ायदा है, तो फ़ायदा को मैं सबसे ज़्यादा इस रूप में जोड़ूंगा कि मेरे दोनों बच्चों ने यहाँ अच्छे ढंग से काम किया और अच्छे स्टैब्लिश हैं, और दोनों अच्छे शहरी हैं, अच्छे नागरिक हैं, और अभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भूले नहीं। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन और आपने अपने यहाँ की नागरिकता ले ली होगी, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिया, घर लिया, और क्या क्या किया आपने? घर लिया, प्रॉपर्टी बनाई। अभी भी मैं घर में, अब मेरा इन्वॉल्वमेंट अपने पटना और इंडिया घर में भी रहता है, तो मैंने वहाँ भी अपने फादर के लिए एक बनवाई है प्रॉपर्टी। मैं गांव जाता हूँ तो गांव के स्कूल का कोई जो मरम्मत होता है या गांव में कुछ निर्माण करना हो तो उसके लिए मैं पैसा वहाँ देता हूँ, और जितना भी चैरिटी वर्क हमसे हो सकता है मैं करता हूँ। आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, कि आपकी क्या प्लानिंग है कि अपनी ज़िंदगी का आगे का जो सफ़र है वो यहीं पर आप रखेंगे UK में, या वापस इंडिया जाना है, या दोनों जगह रहना है? इसमें कुछ प्लानिंग की है? मैं बताता हूँ। इसमें दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दिल कहता है कि हिंदुस्तान लौट जाओ, दिमाग कहता है कि नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मेडिकल साइंस की जो सुविधाएं UK में उपलब्ध है वो अगर हिंदुस्तान में हो जाए, इसलिए कि जो आपका जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स है, आप 999 दबाए, 3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके यहाँ है और आधे घंटे के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये सुविधाएं वहाँ नहीं। देश की जो अच्छाइयाँ चिकित्सा की पद्धति है, हेल्थ है और एजुकेशन है, वो दोनों इतना बेहतर है, बहुत बेहतर। हम लगभग कंक्लूड करने जा रहे हैं आपकी जर्नी को। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप शतक और उससे ऊपर जाएं और हम फिर दोबारा 20 साल बाद 30 साल बाद पार्ट 2 करें इस सफ़र का। लेकिन आप 60 के आसपास आ गए, लगभग 60 छूने वाले हैं, और लगते नहीं हैं 45। तो एक तो ये हमेशा खुश रहते हैं, खुल के हंसते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। तो एक सभी जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं। मैंने दूसरा आपका चेहरा खोला कि आप एक साहित्यकार भी हैं, और क्या क्या खूबियां हैं जो दूसरे नहीं जानते, हमारे दर्शक नहीं जानते, और क्या 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 रुचियां हैं आपकी? रुचियां में मेरी एक रुचि और म्यूजिक भी है। मैं मेडिकल साइंस में आने के पहले मैंने तबला सीखा, और तबला मैंने 4 साल सीखा। 13 साल की उम्र से मैंने तबला सीखना शुरू किया,
और 17 साल में मैंने MSc किया। तो मैंने इंटरमीडिएट किया तबला में, मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने MA किया। और तबला को मैंने छोड़ा नहीं। मैं जब यहाँ आने लगा, अभी भी बजाते हैं? अभी भी बजाते हैं। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं अपने गुरुजी से मिलने गया। मेरे गुरुजी है वो कृष्ण महाराज के शिष्य थे, श्री शिव कुमार सिंह। तो मैं उनसे मिलने गया। हमने कहा कि गुरुजी मेरा मेडिसिन में हो गया है, हम जा रहे हैं मेडिसिन करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही। मैंने कहा कि बेटा तुमको ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम तबला छोड़ो या तुम मेडिकल साइंस, लेकिन तबला छोड़ना हो। और मैं अभी जाता हूँ तो मैं जब भी पटना जाता हूँ तो मैं अपने मिलने जाता हूँ, और वो अभी भी बोलते हैं देखो ये मेरा शिष्य है कि 7 समुद्र पार जाने के बाद भी मुझे भूला नहीं। अभी भी गुरु पूर्णिमा होता है तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वीडियो चैटिंग करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ पूछता हूँ गुरुजी मेरे लिए आप आदेश दीजिए, ये मेरे लिए जो गुरु दक्षिणा वो होगी। और उन्होंने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। वो कविता में कोशिकाओं तक पहुंचने और जिस चीज़ के संचरण की बात कर रहे थे, यही संवेदना है, यही भावना है, और यही चीज़ है जो आदमी को, मुझे लगता है कि आदमी बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आप चिकित्सा, साहित्य और संगीत तीनों का समन्वय है। चलिए, हम आपके आगे के सफ़र के लिए शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से। 2-3 चीज़ और जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी एक किताब आई, किताब जिंदगी की। अगर सचमुच आपके ज़िंदगी के 60 साल के सफ़र पर किताब आए, और किताब है, वो लिखा गया, आपने लिख दिया, 60 साल का सफ़र तय किया, तो एक किताब है। इस सफ़र में वो कौन सा पन्ना है जिसको पलटने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि नहीं, इस पन्ने पर आकर ठहर जाएं, बार बार देखें? और कौन सा पन्ना है जिसको पलटने के बाद आपकी आंखें छलक जाती हैं, आप बहुत भावुक हो जाते हैं? एक पन्ना जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है वो माँ के प्रति हमारा समर्पण। वो किताब जिंदगी में एक कविता है, उसका शीर्षक है चंदा मामा। उस चंदा मामा को मैंने माँ से जोड़ने की कोशिश की है कि कैसे माँ अपने बच्चों को समझाती है। अगर मैं कभी भी कुछ सोचता हूँ और मुझे लगता है, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी माँ मेरे पास होती, तो माँ की कमी को मैं हमेशा महसूस करता हूँ। जो सबसे चीज़ मुझे ये लगता है कि मैं कभी कभी मेरे पिताजी से मुझे ये लगता है कि मेरे पिताजी अपनी क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा आगे जाके हमको पढ़ाए। एक आदमी जो जिसके साथ बच्चे हों, उसका एक बच्चा अगर मेडिकल साइंस में पढ़ता हो तो उसके लिए 300-400 रुपया निकालना, उसको भेजना। और आज तक ऐसा नहीं कभी हुआ कि मेरे फादर ने 1 से 2 तारीख पैसा भेजने में किया हो। यहाँ उनको दिक्कत होती होगी, तो हम हमेशा ये बात को हमेशा मुझे याद रखता है कि मेरे पिता ने जो मेरे लिए किया है वो शायद हर पिता करता होगा, लेकिन मेरे पिता ने जिस परिस्थिति में मेरे लिए किया है वो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। और मैं हमेशा पिताजी से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हमेशा वो क्षण याद पड़ता है। वो बोलते थे कि हम 1 जून खाना खा के रह लेंगे, लेकिन बेटा को पैसा की कमी नहीं होगी। तो ये बातें मुझे अब तक सालती है। और संयोग से पिताजी सुन रहे होंगे, सुनेंगे भी, आज उनका जन्मदिन भी है। जिंदगी से कोई शिकायत? जिंदगी से मैं शिकायत नहीं करूँगा। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा घर, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, दोनों अच्छे बच्चे, लायक बच्चे, साथ में इतना ज़्यादा लोगों का प्यार मिला। साहित्य से जुड़ा वहाँ प्यार मिला, संगीत से जुड़ा वहाँ प्यार मिला, अपने चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा वहाँ प्यार मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मरीज मुझसे दिखवाने के लिए 1-1 महीने इंतजार करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है मैं किसी और से दिखाऊं। ये चीज़ें जब मुझे इतना प्यार मिलता है। प्यार की अब बात की और वो चैप्टर में छोड़ दिया। मैं कॉलेज के दिनों में की बात कर रहा था, जब आदमी साथ में होता है और उम्र होती है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, या तो आप किसी को प्रपोज करते हैं या आपको कोई प्रपोज करता है, या ना भी करे तो मन में कहीं ना कहीं चीज़ें कि ये मेरा हो जाता है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मैं जानता हूँ कि ये मुझे मेरे बोलने के बाद काफ़ी लोग जो इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे उसमें मेरे घर के लोग भी होंगे। एक बात ज़रूर है कि मुझे ये ख्वाहिश होती थी, कोई लोग मुझे पसंद भी आते थे
लेकिन जिसको मैं पसंद करता था वो मुझे पसंद नहीं करता था, जिसको मैं पसंद होता था उसे मैं पसंद नहीं करता। तो बात वही है। इधर तो मोहब्बत की लहरें उमड़ती हैं, उधर कोई उठती लहर ही नहीं है। और मोहब्बत की नजरों से देखा उन्हें, पर मोहब्बत की उनमें नजर ही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत वन साइडेड लव बहुत कॉमन है। तो ट्रांसलेट हुआ आपकी कविताओं में? कविता में आता है कभी कभार है, कुछ कुछ चीज़ें जब मैं कुछ इश्किया चीज़ें जब शुरू में लिखता था तो कभी कभार ये चीज़ें आती थी, लेकिन जब मैंने अपना पूरा चैप्टर ही चेंज कर दिया तो उसके बाद से मैंने इसको छुआ ही नहीं कभी। कोई टीस है मन में, कोई ऐसी चीज़ है कि जब अकेले खाली बैठते हैं कभी कभी कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि जब आप अकेले रहें तो गुदगुदाने लगते हैं, सोचने तो बार बार आपके दिमाग में आता है, आपको तंग करते हैं? एक चीज़ मुझे हमेशा लगता था, हो सकता है कि बहुत लोगों को पता नहीं हो, मुझे ये हमेशा लगता था कि मुझ में बहुत टैलेंट था, इन द सेंस कि अगर हमारी तालीम कुछ अगर उस ढंग से होती, जैसे मैं पटना हाई स्कूल का प्रोडक्ट था, मेरे पिताजी ने ये सोच के मुझे पटना हाई स्कूल डाला कि ये 6 भाई बहन में एक लड़का है, इसको कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। तो मेरे घर के उस तरफ स्कूल था, तो मैं स्कूल जाता था, स्कूल से चला आता था, लेकिन मैं हमेशा देखता था कि कई लोग जो हैं वो अच्छे स्कूल में, सेंट माइकल में, सेंट जेवियर में, लोयला में जाते थे, मेरे सामने से बस से गुजरते थे। तो मुझे ये ज़रूर लगता था कि अगर मेरे पिताजी ने ये सोचा होता कि इसको भी अगर इंग्लिश स्कूल में हम डालते तो आज मेरा जो व्यक्तित्व है और जो मेरे सोचने का ढंग है या जो मेरे इंटरेक्ट करने का ढंग है वो शुरू से ही इतना परिपक्व होता जो 30-40 साल में आके नहीं होता। तो मैंने कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने 15 साल मैंने छोड़ दिया है पीछे। ये हो सकता है हो, लेकिन मुझे लगता है जो आपका देसीपना है, जो आपका गांव कनेक्शन है, जो आपका परिवार कनेक्शन है, जो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा, जो सोल कनेक्शन है, शायद वो आपकी परवरिश और वैसे विद्यालयों और शिक्षा संस्थानों की देन है कि इसको बहुत पॉजिटिव जो है ये करने की ये है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने बिल्कुल बेबाकी से, बिल्कुल खुलकर हर बात आपने साझा की। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई कविता गुनगुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब हो। ये जो कविता मैंने आज अपने पिताजी पे लिखी है वही मैं चाहता हूँ कि आपको आज बोल दूँ। और ये जो कविता है वो आज चूँकि जन्माष्टमी भी है और आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, तो मैंने 4 पंक्तियाँ उनको लिख के समर्पित की हैं। जी। वो मैं बोलना चाहता हूँ कि जीने का अंदाज बतलाते ढंग होते हैं बाबूजी, सब रंगों में अलग अलग से रंग होते हैं बाबूजी। बाबा माँ होती है धुरी चलते घर आंगन के चरखे की, पर सही घूमते चरखे का उमंग होते हैं बाबू। क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब, आज आपने बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की और हर बात आपने खुलकर हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार मनोज जी, आपने मुझे ये मौका दिया, धन्य हुआ, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे डॉक्टर कृष्ण कन्हैया, आज के हमारे मेहमान, जो 21 वर्षों से ग्रेट ब्रिटेन में हैं, उसके बावजूद भी कोई जो है पछुआ बयार का इन पर असर नहीं हुआ। आज भी इनकी आत्मा देसी है और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि समय के साथ कहते हैं इंसान बदलता है, तो ये बदले तो ज़रूर, लेकिन यहाँ की सकारात्मक और आधुनिक चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया, सीखा, लेकिन अपनी आत्मा बिल्कुल देशी और हिंदुस्तानी रखा। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान के साथ होंगे। तब तक अपने दोस्त मनोज भाऊ को विदा। नमस्कार। Love is the astrolabe of God's mysteries. A lover may be drawn to this love or that love, but in the end, love leads us.
Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction.